फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज ये वीडियो में एमए फाइनल के मत्स्य यूनिवर्सिटी और पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी शेखावाटी उन विद्यार्थियों के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो जो भी स्पेशली पंडित दीनदयाल और मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो विशेष रूप से इसे देखें, क्योंकि कल उनका पेपर है और ये वीडियो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो मैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक के पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों के कन्फ्यूजन है, तो मैं उसे सोल्व कर देता हूँ। वीडियो बहुत लाभदायक रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अब बच्चों की दिक्कत आ रही है कि सर सेक्शन ए में क्या करें। देखो, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन ये आपके सेक्शन ए में से आएगा, इसकी थ्योरी लिखवाएगा। विडोसन की स्टाइलिस्टिक्स है और ब्रुक्स की द प्राइमेसी ऑफ द लिंग्विस्टिक मीडियम है और रोलेट बर्ता की टू राइट एन इंट्रांजिटिव वर्ब है। तीनों आएंगे, तीनों में से 2 करेंगे, एक 10 नंबर का होगा, हाँ कोई सा भी, तो 20 नंबर का ये पोर्शन आपके बनेगा। अब अगर आप स्टाइलिस्टिक करते हो विडोसन की, तो सबसे पहले आप इसका इंट्रो लिखना कि इसका इंट्रो क्या है, ठीक है। इंट्रो के बाद में फिर यहाँ पे लिखना इम्पोर्टेंसी ऑफ ग्रामर। इम्पोर्टेंसी ऑफ ग्रामर क्या रही, ठीक है। और फिर ग्रामर एंड लिटरेचर, ग्रामर और लिटरेचर में क्या समानताएं क्या असमानताएं हैं और किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और डिफरेंट थ्योरीज ऑफ राइटर, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ राइटर्स, इनके बारे में लिखना। और फिर यहाँ पे विडोसन की थ्योरी से उसे कंपैरिजन करवाना। यहाँ पे आप कंपैरिजन करोगे। इस तरह से 5-7 पॉइंट बना करके आप ये स्टाइलिस्टिक वाला पॉइंट कंप्लीट करोगे। और मैं यहाँ पे ग्रुप को इंपोर्टेंस न देके रोलेट बर्था को दूंगा, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पूछ रहा है। तो आप इसमें पॉइंट बनाओगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब, और फिर इंपोर्टेंसी ऑफ वर्ब, इंपोर्टेंसी ऑफ वर्ब क्या है, और अप्लाई ऑफ वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर, अप्लाई ऑफ वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर, ये इस तरह के पॉइंट बनाओगे। और फिर इस इंट्रांजिटिव वर्ब में आप पूरा वर्ब का चार्ट बनाओगे कि वर्ब के 2 भाग होते हैं, ट्रांजिटिव होती है, एक इंट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव जो वर्ब है, सॉरी, एक फाइनाइट होती है, एक इनफाइनाइट होती है। फाइनाइट वर्ब के 2 भाग होते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 भाग होते हैं, एक इंफिनिटिव होती है, एक जेरेंट होती है, एक पार्टिसिपल होती है। और फिर एक्सिलरी वर्ब के 3 भाग होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी होती है, मॉडल एक्सिलरी होती है, मार्जिनल एक्सिलरी होती है। और मेन वर्ब के 2 भाग होते हैं, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव। इस तरह से आप डायनामिक, स्टेटिव, लिंकिंग वर्ब, कॉपुलर वर्ब, इस तरह से आप बना करके इसको लिखोगे और प्रत्येक का एक एग्जांपल दोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन जाएगा आप लोगों का इसका, अगर आपने इस तरीके से लिखा। तो 20 नंबर का मैटर कंप्लीट है। फिर इन्हीं में से आपके 15-15 नंबर के 2 शॉर्ट नोट और पूछेगा वो, इसका अगला ही क्वेश्चन जो आएगा। तो आप इन्हें याद करोगे तो ये कम से कम 35 नंबर देके जाएगा सेक्शन ए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी पूरी तरह ग्रामर बेस्ड है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर में आपसे पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेंट क्या है। ये सारी चीजें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में आपको ये बताना है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है या एडजेंट है, क्या है। ये सारी चीजें आपको एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर में बतानी है। अगर तुम्हें इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं उन बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की सलाह दूंगा। आप उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए, मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। अब आ जाइए क्लोज में। आपके क्लोज से प्रश्न पूछा जाएगा कि नाउन क्लोज क्या है, क्योंकि नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है। नाउन क्लोज याद रखना, व्हाट का जवाब हमेशा नाउन क्लोज होता है। आप दिए गए मेन क्लोज से व्हाट का प्रश्न पूछ लिए, उसका जो आंसर आएगा वो नाउन क्लोज आएगा और आपको उसमें अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि इसमें नाउन क्लोज बताइए। एडजेक्टिव क्लोज की पहचान होती है कि कंपाउंड जो सेंटेंस होता है, सॉरी, जो मिक्स कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होता है, जो सबऑर्डिनेट क्लोज से जुड़ा रहता है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले इसमें नाउन का प्रयोग होगा। अगर उसमें नाउन आ जाए तो समझ लेना वो एडजेक्टिव है। और एडवर्ब जो है, एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी है जो वेन का, वेयर का, हाउ का, इनका जवाब दे, आप समझ जाना कि भाई एडवर्ब है। तो इस तरह से आप एडवर्ब क्लोज फाइंड आउट कर सकते हो। और फ्रेज
क्लोज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका खुद का प्रेडिकेट होता है, और फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन प्रेडिकेट नहीं होता। तो यहाँ पे फ्रेज भी नाउन फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज होता है, इंफिनिटिव फ्रेज होता है, कई तरह के फ्रेज होते हैं। तो आपको क्लोज का और फ्रेज का दोनों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या हो सकता है वो क्लोज को फ्रेज में बदलवा दे या फ्रेज को क्लोज में बदलवा दे, इस तरह का भी आपके क्वेश्चन आएगा। और आपके पास में अगर कोई ग्रामर है उसमें से आप ये देख लीजिए। फिर आएगा आपके सिंपल सेंटेंस को या तो कंपाउंड बदलवाएगा या कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, इस तरह से बदलने वाले सेंटेंस आएंगे। तो देखो सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसकी अपनी फाइनाइट वर्ब होती है, अपना सब्जेक्ट होता है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस जब दो सिंपल सेंटेंस है, जब दो सिंपल सेंटेंस किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज जो रहता है वह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ा हुआ रहता है। तो आप समझ जाना है कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो सिंपल को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बनवाओगे तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ना है, सिंपल को अगर कॉम्प्लेक्स से बनाओगे तो आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ना है। तो इन तीनों को समझने के लिए आपको कंजंक्शन पढ़ लेना है, जिसके कंजंक्शन के दो भाग होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आ जाइए वर्ब वाला। अब आपके इस वर्ब में आपसे पूछा जाएगा स्टेटिव वर्ब क्या है, डायनेमिक वर्ब क्या है। डायनेमिक वर्ब जो फिजिकल एक्शन को दिखाएगी, स्टेटिव वर्ब जो स्टेट को बताएगी, लिंकिंग वर्ब जो लिंक करेगी, है कि नहीं। और फिर इसी वर्ब में आपसे कई तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसमें जेरेंट वर्ब कौन सी है, उसको टिक कीजिए, इन्फिनिटिव कौन सी है, इसमें पार्टिसिपल कौन सा है, पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल कौन सा, परफेक्ट पार्टिसिपल कौन सा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी से शुरू होता है, परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब के थर्ड फॉर्म से होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से आएगा। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है, तो ध्यान से इसको पढ़ना है। अब आ जाओ अपन सेक्शन सी में। सेक्शन सी में ये पूरा का पूरा डिस्कोर्स एनालिसिस और फोकस थीम एम्फेसाइज पूछेगा आपसे। तो आप इनकी परिभाषाएं लर्न कीजिए कि फोकस किसे कहते हैं, थीम किसे कहते हैं, और एम्फेसाइज किसे कहते हैं। और ये तीनों के तीनों अप्लाइड लिंग्विस्टिक में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप फोकस में आप ये लिख सकते हो कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो है उसके लिए फोकस क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक को अप्लाई करने के लिए फोकस के साथ हमें जाना पड़ता है। और थीम में कि भाई इसकी थीम क्या है, अरे इसमें किस चीज पे जोर दिया जाता है कि आपको अच्छे तरीके से एलिमेंट्री इंग्लिश का और एडिशनल इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। एलिमेंट्री और एडिशनल इंग्लिश के बारे में एम्फेसिस में बताया गया है, तो आपको उनके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। अब आ जाइए सेक्शन डी में। सेक्शन जी में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। अरे भाई बच्चे को सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से ही तो पढ़ाओगे, जिसमें रीडिंग राइटिंग और लर्निंग मेथड आ जाता है। आप जाकर के किसी क्लास में चले जाओ और वहां पे डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ाने लग जाओ, ऐसा थोड़ी है। उसमें मदर टंग का प्रयोग करते हुए वहां पर जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आएगी। सिचुएशन मेथड में ये बताया गया है कि आप किसी कक्ष में जाओगे तो आप पहले कक्षा की स्थिति को जांचिए, कक्षा में किस तरह के बच्चे हैं, उन बच्चों के अनुसार पहले आप उनकी भाषा, उनके वातावरण को जानने की कोशिश कीजिए। उनकी भाषा और वातावरण को जान करके फिर आप उन्हें अंग्रेजी पढ़ाइए। ये सिचुएशनल मेथड है। और बायलिंगुअल मेथड में कि बायलिंगुअल भाषा का प्रयोग करते हुए, दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए, दोनों भाषाओं पर आपकी कमांड होनी चाहिए, उस मेथड को बायलिंगुअल। और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, इसके मेरिट और डिमेरिट के बारे में पूछा जाएगा। तो इस तरह से इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपके केवल सेक्शन बी में देखो आपके क्लोज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फ्रेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर वो कहे कि इन्फिनिटिव को चेंज करके आप रिलेटिव क्लोज में देखिए तो इन्फिनिटिव टू से शुरू होता है, जहां से शुरू होता है टू से वहां पे आप रिलेटिव क्लोज कोई भी WH वर्ड लगा के डेट लगाकर आप उसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपका रिलेटिव क्लोज बन जाएगा। ठीक है। और फिर आपके इसी में ही आपके एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उनके बारे में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या एक्टिव पैसिव जो 10वीं 12वीं किताबों में आते हैं उन्हें देख करके आप इनको आराम से कर सकते हो। तो इसमें इससे घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्रों को कहूंगा कि थोड़ा बहुत जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज है उसे ले लेंगे तो सेक्शन बी भी कंप्लीट हो जाएगा और रोल एंड बर्ता का इंट्रांजिटिव वर्ब भी कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप आपका पेपर अच्छा जाए। मैंने जो वीडियो में बताया है अगर आप इसे इस तरह से करेंगे तो वीडियो अच्छा जाएगा आपका, पेपर अच्छा जाएगा। और मैं आशा करूंगा कि पेपर अच्छा जाए। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।